नमस्कार। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारी नवमासा सीरीज को। राहु इन डिफरेंट हाउसेस में आज हम लोग बात करेंगे राहु इन द सेवेंथ हाउस इन D9 चार्ट इन नवमास चार्ट। सो पहली बात की हम लोग डायरेक्टली, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, डायरेक्टली हम D9 चार्ट नवमास चार्ट को रीड नहीं कर सकते। हमें लग्न चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ राहु का जो प्लेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आप उसे ज़रूर चेक करें। और हमारे D9 चार्ट में सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है D1 चार्ट में, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी हम जनरलाइज प्रेडिक्शन की यहाँ बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप। और इसके अलावा जो भी हमारा पब्लिक डोमेन है, हमारे अलावा जो कुछ सब कुछ, वो हमारा सेवेंथ हाउस है। और राहु जैसा एक प्लैनेट जो कि हमारी इस बर्थ का ड्राइविंग फोर्स है, पूरी तरह से ड्राइविंग फोर्स है। जहाँ राहु बैठता है वहाँ ड्राइविंग फोर्स वही काम करता है मैक्सिमली, वो आपके सेवेंथ हाउस में। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा D1 चार्ट जो चीज़ें प्रॉमिस करता है कि आपके लाइफ में ये इवेंट्स हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं, वो उनकी जो अश्योरिटी है किस हद तक होंगे किस हद तक नहीं होंगे, वो हम D9 चार्ट से देखते हैं। D9 चार्ट मैरिज का चार्ट भी है अनडाउटेडली, साथ ही हमारी भाग्य, लक, फॉर्चून को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए कि D9 चार्ट में हम सेवेंथ हाउस का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। D9 चार्ट इज ऑलरेडी फॉर द मैरिज, डेफिनेटली है, वो मैरिज के लिए भी है। और राहु एक कार्मिक प्लैनेट आपके मैरिज हाउस में बैठा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा। पहली बात तो ये जो मैरिज लाइफ, हमारा रिलेशनशिप है ना, ये बहुत कार्मिक है। लॉट ऑफ फुल ऑफ ड्रामा इज देयर। कैसे देखो, राहु एक फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है, भ्रम, माया, टेक्नोलॉजी, हमारी डीपेस्ट डिज़ायर, हमारा एडिक्शन, हमारा ऑब्सेशन किसी भी चीज़ को लेकर, फेम, पावर, और जो चीज़ हम बाहर से जिसको देखकर हम खुश होते हैं ना कि हमें चीज़ चाहिए, मटेरियलिज्म बेसिकली, वो आपका राहु है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये प्रायोरिटी रहती है एक समय तक तो डेफिनेटली, जो राहु सेवेंथ हाउस में है, कि लाइफ पार्टनर थोड़ा सा मुझसे अलग हो। मुझसे अलग मतलब कि मान लो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो डेफिनेटली एक्सट्रोवर्ट हूँ। मान लो मैं कहीं कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो वो कम्युनिकेट कर पाए। मान लो मुझे टेक नहीं आता है तो उसको टेक आना चाहिए। थोड़ा सा बाहर से स्पार्कलिंग सा दिखे। थोड़ा होता ना कि जिसको हम कहते हैं ना कि भाई जिसका कोई रौला जिसको हम बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज में बात करें तो वैसा थोड़ा कुछ होना चाहिए उसका, थोड़ा अपीलिंग सा होना चाहिए, वाइब थोड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। दिस इज द माया इल्यूजन ऑफ द राहु। राहु के पास, राहु जो भी फॉरेन एलिमेंट है उनको भी राहु रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि मैरिज के बाद आपका या तो किसी और शहर में आप जाकर शिफ्ट हो, या इफ यू आर ट्राइंग टू गेट सेटल इन द फॉरेन कंट्री, तो भी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है राहु इन द सेवेंथ हाउस। इसके अलावा हमारा जो लाइफ पार्टनर है, देखो हमारा लग्न का सेवेंथ हाउस जो हमारी साइकोलॉजी को दिखाता है मैरिज को लेकर, और D9 का सेवेंथ हाउस जो है वो आपकी साइकोलॉजी, ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर के ट्रेट्स को भी समझाता है। तो पॉसिबिलिटी है बहुत स्ट्रांग कि आपका जो विवाह है, जो मैरिज है, वो इंटरकास्ट हो, इंटरकल्चर हो, या किसी और कंट्री से भी कोरिलेट कर सकता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप गुजरात के हैं तो सदर्न इंडिया में आपकी शादी हो गई, ये भी एक तरह का इंटरकल्चर मैरिज हुआ, तो ये वाला एलिमेंट जरूर हो सकता है। और साथ ही कि एक होता है ना कि बहुत जल्दी किसी को पसंद कर लेना। मान लीजिए कि हमने 1-2 महीने में किसी को पसंद किया और फिर हमारी विदिन 6 मंथ शादी हो गई, या उससे ही पहले हो गई। दिस इज राहु इन द सेवेंथ हाउस, आप कह सकते हैं। सो एक ये चीज की, और उसके अलावा एक और बात की ना, आपके लाइफ पार्टनर जो है वो काफी हद तक, वो आप कह सकते हैं कि वो राहु ड्रिवन है, राहु डोमिनेंट है। वो ऐसा कि जैसे कि उस पर कुछ क्वालिटी वाइज भी दिखाया उसको, और प्रॉब्लम्स भी है वहाँ पर कुछ जो आप फेस करेंगे। पहला कि वो टेक ओरिएंटेड हो सकता है, मतलब कि ही और शी इज क्वाइट कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, मोबाइल्स एंड ऑल। IT या किसी टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग फील्ड में होता हो, काम भी करते हो।
गुड इन कम्युनिकेशन, गुड इन फाइनेंस, आपसे ऑब्सेस भी हो सकते हैं कुछ समय के लिए, या ऐसा कि यू फील कि अभी तो मुझसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे मेरे लाइफ पार्टनर, अभी क्या हो गया। तो ये जो राहु ड्रिवन का मतलब है कि पार्टनर का जो नेचर है ना, उसे हम इवैल्यूएट नहीं कर पाते, हम जज नहीं कर पाते कि जिससे मैं शादी करने वाला था ये वही है या कोई और है, क्या मैं मुझे इसे शादी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए। इस तरह के विचार हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। सो एक बात तो ये कि हम बहुत ज़्यादा जज नहीं कर पाते। तो ये कहना तो खैर सही नहीं है हमेशा कि योर लाइफ पार्टनर इज डिमांडिंग, मैं ये तो चलो मैं हर बात नहीं कहता, बट हाँ पॉसिबिलिटी है कि डिमांडिंग हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा सडनली बढ़ जाए, और लाइफ पार्टनर समहाउ यू फील कि कभी बहुत काम है और कभी एकदम से उग्र हो गए। तो ये जो स्विचिंग है ना स्प्लिट पर्सनालिटी की लाइफ पार्टनर में, कि आज ऐसे हैं कल वैसे हैं, थोड़ा ये कह सकते हैं। और कुछ समय बाद यू फील कि जैसे मान लीजिए आपका बच्चा, सपोज कीजिए कि आपकी फैमिली में एक मेंबर और आता है, आपके बच्चा हो जाता है, आफ्टर यू फील कि शायद मैं ही एफर्ट लगा रहा हूँ या मैं ही एफर्ट लगा रही हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर एफर्ट नहीं लगा रहा है। तो एक जो आपका जो अंदर से जो मन कहते हैं ना कि जो चाहता है कि हमारी कि ये तो होना चाहिए जीवन साथी में, या मैरिज के बाद ये चीज़ तो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है जीवन में। अब जरूरी नहीं कि हमेशा वो फाइनेंशियल साइड ही हो, कई बार वो इमोशनल साइड भी हो सकता है, कई बार हमारे बीच में आइडियोलॉजिकल गैप भी हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपका लाइफ पार्टनर मैनिपुलेटिव है। इसको आप ऐसे समझिए कि है ना, इस प्रकार से हो सकता है कि जब आपका लाइफ पार्टनर का मन है तब तो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, हर तरह की टैक्टिक्स लगा रहे हैं कि तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए, भी चलो मान लो उनका मन है मूवी जाने का तो वो हर तरह से कोशिश करेंगे आप मूवी चलो साथ में, इस तरह का आप कुछ कह सकते हैं। व्हाट एक्चुअली यू फील इंटरनली, उसे वो समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते, या कुछ समय के लिए समझते हैं फिर उसको वो इग्नोर कर देते हैं। दैट इज व्हाट राहु इन द 7th हाउस इन D9 चार्ट। और एक यहाँ पे एक मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जितना आप लेट मैरिज करो ना उतना बेटर है, स्पेशली यदि आपका राहु D1 चार्ट में भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो बेटर है, जितना आप लेट मैरिज करो तो आप बेटर है। बिकॉज उसको ऐसे देखिए, बिकॉज ये ना जब राहु मेच्योर होता है 42 की एज के बाद, या अराउंड 42 एज के बाद तो नहीं कहूँगा मैं, 40 से 41, 42, 43 के अराउंड, बिकॉज 36 में सर्टन मैच्योर होता है तो उसके बाद फिर हमारे जीवन में थोड़ी बहुत समझ इंटेलेक्ट हमारा जागता है कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। राहु के समय तक 42 तो आते आते हम लोग परिपक्व हो जाते हैं पूरे, तो फिर वहाँ एक स्ट्रांग आप कह सकते हैं कि एक इमोशनल शिफ्ट आता है हमारे जीवन में, मैरिज को लेकर भी आप कह सकते हैं और हमारे विचारों को लेकर भी, हमारा बिलीफ सिस्टम भी काफी हद तक बदल जाता है, और मैरिज लाइफ में भी एक स्पार्क आप कह सकते हैं आ सकता है। मोस्टली मैंने जो देखा वो पॉजिटिव साइड पर देखा है कि मान लीजिए आप पहले सपोज कीजिए आप मैरिज को लेकर आप बहुत सीरियस नहीं थे, आप सीरियस होने लग गए, या आपका लाइफ पार्टनर मैरिज को लेकर बहुत सीरियस नहीं थे तो वो सीरियस होने लग गए, या आपके लाइफ पार्टनर को ले आपके लाइफ पार्टनर को ले कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस रिश्ते को बांधने में आगे ले जाने में ये एफर्ट लगाए, तो आप फील कि हाँ अब वो एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये जो टाइम है ना 42 के अराउंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो राहु एक्टिवेट होता है। और अगर मान लीजिए आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या महादशा अगर इस उम्र में है जब आप शादी करने वाले, मान लीजिए कि वो 25 साल के बाद आई, 25 साल में स्टार्ट हुई है और अगले 18 साल तक है, तो ऑब्वियसली आप उस दौरान जनरली हम लोग कहते हैं कि भाई इंसान है जो 25 और 30 के बीच में शादी करता है, तो उस टाइम पर अगर ये महादशा है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये। जहाँ पहली बात तो कि कुंडली मिलान करके शादी करें, पहली चीज तो ये, थोड़ा उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ व्हाट माय लाइफ पार्टनर इज एक्सपेक्टिंग। और दूसरा ये ना, अगर आप विवाह करने जा रहे हैं किसी, मान लीजिए आपके राहु चार्ट में प्लेसमेंट आप शादी करने जा रहे हैं, तो आप पहले ना अश्योर हो जाएं कि सिर्फ आप ये ना देखें, सिर्फ जो मैंने कहा स्टार्टिंग में एक जो होता है कि हम जो वाइब ढूंढ रहे हैं या वाइब या लाइफ पार्टनर बहुत डैशिंग है ऐसा कुछ हम ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज़ हम ना देखें, थोड़ा इंटरनली उसे इंट्रोस्पेक्ट करें, जैसे आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा एक बार उन्हें करें फिर आप जीवन में आगे बढ़ें, तो ये चीज़ें आपके लिए ईजी होगी। बिकॉज रिमेंबर
राहु 7th हाउस में है तो इंसान की जो मूल इच्छा है ना वो इस प्रकार की है, चाहे मैरिज को लेकर हो या किसी बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर हो। तो फर्स्ट एंड लास्ट थिंग भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ही और शी वांट रेस्पेक्ट। बाकी सब जगह रेस्पेक्ट एंड टाइम बोथ, अटेंशन, रेस्पेक्ट एंड अटेंशन बोथ। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आपको लाइफ पार्टनर अटेंशन दे और रेस्पेक्ट दे। बाकी सभी जगह आप एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, बट अगर ये चीज़ें मिसिंग है तो फिर ये मैरिज बहुत, आप कह सकते हैं कि अच्छी नहीं जाती है हमारे जीवन में। जो कार्मिक ऋण है, जो बैगेज है, हमें वो काफ़ी हद तक ढोना पड़ता है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट राहु इन द 7th हाउस। यदि ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा हो देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली कमेंट ऑल्सो, और फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।